हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। देखो, काफी सारे स्टेट्स में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इलेक्शन हो चुके हैं। कुछ स्टेट ऐसे बाकी हैं जहाँ पर अभी भी कंटिन्यूसली इलेक्शन हो रहे हैं। अब मेन जो हमारा मोटिव है वो वोट करने का, वो क्या है? हमारी डेवलपमेंट हो, हमारा देश आगे ग्रो करे, उसकी डेवलपमेंट हो, यही तो मोटिव है। लेकिन इस बार के इलेक्शन में हमने ये भी देखा कि जो वोट है वो डिवाइड हो चुका है रिलीजियसली, वो डिवाइड हो चुका है कास्टली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हम आगे बात करते हैं अपने मेन मोटिव की, जो हमारी इस वीडियो का है वो ये है कि आपको अवेयर करना। देखो, काफी सारी ना चीजें, स्कीम्स, योजनाएं, नए नए तरीके निकालती गवर्नमेंट जब वो आती है, सत्ता में आती है, हम लोगों के डेवलपमेंट के लिए, हम लोगों की डेवलपमेंट के नाम पर, है ना। अब हमारा वोटिंग राइट है, अधिकार है हमारा। अब हमारा वोटिंग राइट देखो, ये इतना बड़ा है ना कि हम अपनी वोट से किसी एक सत्ता को पलट भी सकते हैं, किसी को बना भी सकते हैं। लेकिन वो कब? जब हम खुद अवेयर हो। अगर हम खुद भी अपने ये धर्मों को लेकर, अपनी जाति प्रथा, ये सब इन चीजों को लेकर अगर वोट करते रहेंगे ना, तो हम अपने राइट्स को खुद ही खत्म कर रहे हैं। हम अपनी, हमारी जो डेवलपमेंट हो सकती थी, हम उसे खुद ही खत्म कर रहे हैं होने से पहले। क्योंकि हमें तो चाहिए ही नहीं ना वो, हम तो अलग ही मुद्दों पे सेटल्ड है। हमें जो चीजों पर ध्यान देना चाहिए हम उन पर दे ही नहीं रहे। देंगे कब? जब हम खुद अवेयर होंगे, हमें पता होगा। देखो, गवर्नमेंट ना हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए काफी सारी स्कीम्स बनाती है, हमारी सुख सुविधाओं के लिए काफी सारी चीजें लेके आती है, योजनाएं बनाती है, स्कीम्स होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। बट क्या वो रूल रेगुलेशन, क्या वो योजनाएं जो बनाई गई है वो हमारे लिए इनफ है, या वो सिर्फ उतनी ही है, उससे आगे उनमें कुछ नहीं हो सकता था जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिले? हमें पता होगा तभी तो हम उनके बारे में आवाज उठाएंगे। जब वोटिंग जैसा राइट हमें दिया हुआ है, तो सोचो हमारी खुद के अंदर, हमारे हाथ में कितनी बड़ी ताकत है, हमारी आवाज में कितनी बड़ी ताकत है, बशर्ते हमें नॉलेज हो। तो मेरी इस वीडियो को विदाउट स्किप करे लास्ट तक देखना, जिससे कि आप अवेयर हो जाओगे जो योजनाएं हमें दी जा रही हैं, जिन योजनाओं का हम लाभ उठा रहे हैं, जिन स्कीम्स का हम लाभ उठा रहे हैं, उनमें अगर कुछ चीजें ऐड और कर दी जाए ना, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम नहीं करा, या जो योजनाएं अभी बनाई हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो बहुत बेनिफिशियल है। बहुत लोगों के घर परिवार को उन योजनाओं ने संभाला हुआ है, उनका पेट भर रही है। बट अगर कुछ चीजें जिनके बारे में आज मैं बताऊंगी, वो भी उन योजनाओं में अगर हम ऐड कर दें, उन चीजों में अगर हम ऐड कर दें, उन रूल रेगुलेशंस में हम अगर ऐड कर दें, तो वो हमारे लिए, आप सोच नहीं सकते कि और ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें वो दे सकते हैं। सो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी सारे रूल रेगुलेशंस एंड न्यू न्यू आइडियाज निकालती रहती है, योजनाएं बनाती रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे बेनिफिट हो सके इस चीज के लिए। तो देखो, आज की मेरी वीडियो ना आपको यही बताने के लिए है कि काफी सारी इसकी स्कीम्स हैं, ऐसी जो बेनिफिट्स है, रूल रेगुलेशंस कुछ ऐसे बने हुए हैं, जिनमें जो मैं अभी बताने वाली हूँ, अगर इन चीजों को ऐड कर दिया जाए तो ये हमारे लिए मोर बेनिफिशियल बन सकते हैं। और आई होप एंड आई विश कि आप इस वीडियो को इतना ज्यादा स्प्रेड कर देंगे कि ये चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ, हमारी जो सिटीजन्स है, हमारा जो यूथ है, उसे एक्चुअल में क्या चाहिए। रिलीजन और कास्ट के ऊपर वोट बहुत दे लिया आज तक, अब इन चीजों पर ध्यान दो। अब जो गवर्नमेंट हमारी जो बनने वाली है सिलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट कोई सी भी बने, बस हमें अपना काम करवाना है, हमें अपने अधिकार चाहिए, हमें बेनिफिट चाहिए। हाँ, जो हमें होना चाहिए, जो हमें बेनिफिट आज तक मिलना चाहिए था, नहीं मिला, हमें वो चाहिए। ओके, हमारा बस मोटिव ये होना चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ रिस्पॉन्सिबल यूथ ऑफ इंडिया, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक विदाउट स्किप करें कंटिन्यू देखिएगा। देखो, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं कवर करने वाली हूँ। उनमें से एक है एनईआरएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, एंड नेक्स्ट है हमारा पीएम जीवन योजना। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होगा इनकम टैक्स, एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है मिनिमम वेजेस। बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सब है, बट आज के दौर को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, ये बहुत ज्यादा अपने आप में वैल्यू रखता है, सबको पता होना चाहिए। देखो, ये जो एनएआरएफ कंट्रीब्यूशन है ना, बेसिकली है क्या? ये एक नेशनल आर्मी रिलीफ फंड है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, सिटीजन्स के थ्रू एक कंट्रीब्यूशन जाता है, फंड इकट्ठा होता है, जो कि ये एम करता है कि वो आर्म्ड जो फोर्सेस हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट किसी भी वे में। इनमें से कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड, एएफएफडीएफ, जैसे कि एनडीएफ, सीएपीएफ। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनमें गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड सिटीजन्स के थ्रू एक सपोर्ट होता है एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए, वॉर विडोज के लिए और उनकी डिपेंडेंट्स के लिए। ओके, जैसे कि मनी को लेके, किसी भी चीज को लेके, ये एक तरीके का सपोर्ट है आर्मी ऑफिसर्स के लिए। ओके,
अब ये तो हमने जान लिया कि एनईआरएफ कंट्रीब्यूशन है क्या। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, अब देखो सॉल्यूशन मैंने क्यों कहा है, क्योंकि मैंने जो भी बताया था ना कि एनईआरएफ कंट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमारे गवर्नमेंट और सिटीजन्स के थ्रू एक कंट्रीब्यूशन जाता है जो कि उनकी फैमिलीज को उनको सपोर्ट करता है। देखो इसका एक जो लूप होल ये है कि ये कंपलसरी नहीं है। तो इसका जो मेन सॉल्यूशन है ना, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि इसे कंपलसरी कर देना चाहिए। इट शुड बी कंपलसरी विद ऑल द इंडियंस हेल्प एंड टुगेदरनेस टुवर्ड्स इंडिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो ग्रो करे, वो डेवलप करे, वो सिक्योर हो, तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम का सेटिस्फाइड और स्ट्रेंथन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमें इस पर क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज, सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज जितने भी हैं, हमें ये देखना चाहिए कि उनकी सैलरी में से एटलीस्ट मिनिममली 100 रुपीज डिडक्ट करे जाए पर मंथ। और ये 100 रुपीज डिडक्ट करना कंपलसरी हो, जो कि एनएआरएफ के अंदर जाएंगे, रिजर्व किए जाएंगे एनएआरएफ के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दे सकते हैं किसी बात पे, तो वो है कि एटलीस्ट 1 रुपी फ्रॉम एवरी ऑनलाइन पेमेंट फॉर एनएआरएफ। हर ऑनलाइन पेमेंट में से ना 1 रुपया डिडक्ट करा जाए एनएआरएफ की सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे आर्मी ऑफिसर्स को, उनकी फैमिलीज को, उनकी विडोज को, उनके डिपेंडेंट्स को, उनको जब वो लड़ने के लिए जाते हैं आर्म फोर्सेस के थ्रू या किसी भी चीज के लिए, उन लोगों को स्ट्रेंथन करना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है आज की डेट में, अगर हम खुद को सिक्योर और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ओके, तो हमें ध्यान देना चाहिए, ये सॉल्यूशन है जो कि मैं दे रही हूँ कि हाँ ये सब हमें करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कुछ हमने फंड्स या कुछ चीजें जो बनाई हैं, तो इन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और ये चीजें उनके अंदर ऐड करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हेल्थ इंश्योरेंस। देखो ये ना आज की डेट में एक बहुत बड़ी चीज है, एक हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास, सबको कराना चाहिए ही चाहिए। बट काफी सारा जो हमारा क्राउड है ना, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इससे अवेयर ही नहीं है, और काफी सारे ऐसे हैं जो इससे अवेयर तो हैं बट इसे करवाने के लिए उनके पास उतने इनफ पैसे नहीं है जितने इनमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसके जो सॉल्यूशन वो क्या है कि ऐसा क्या करें जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इनकरेज हो, इसके लिए इनकरेज हो, इसके लिए आए और इनका जो एडवांटेजेस है वो उठाएं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं और अपनी लाइफ को सिक्योर करें। तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट ही है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी भुगतान राशि है, भुगतान राशि को जीएसटी मुक्त कर दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा जो फैमिलीज है ना उनको हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए सरकार इंकरेज कर सकती है, उनको प्रेरित कर सकती है। अगर हम जो हमारी जो जीएसटी जो भी भुगतान राशि है उसे अगर हम जीएसटी मुक्त कर दें। ठीक है, अब इसे होगा क्या, जब रिडक्शन होगी कॉस्ट के अंदर, तो जो भी एग्जम्पशन जीएसटी विल लोअर द टोटल कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मेकिंग दैम मोर अफोर्डेबल फॉर मोर पीपल। इससे क्या होगा, जो पीपल्स अभी मैंने बताया था ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अवेल कर पाएंगे। इससे ये होगा कि इस स्कीम्स का फायदा ना ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस करवाकर उठा पाएंगे जब उनके लिए वो अफोर्डेबल हो जाएगा। अब कोई चीज अगर हमारे जेब के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल ही नहीं है तो हम उसका फायदा कैसे उठाएंगे, हम वो करवाएंगे कैसे। तो हमें अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस इसको लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इंश्योरेंस कवरेज। इससे प्रॉफिट ये होगा कि जब लोअर कॉस्ट हो जाएगी तो जो फैमिलीज हैं वो मोर इनकरेज होंगी हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए, तो जो भी कवरेज है ना हेल्थ इंश्योरेंस की वो भी इंक्रीज होगी। इनडायरेक्टली ये हमारे कंट्री को ही सपोर्ट कर रही है ये सारी चीजें, क्योंकि जब देखो इससे काफी सारे प्रॉफिट हैं, इंश्योरेंस कवरेज हमारा हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उनकी हेल्थ सिक्योरिटी बन रही है, तो अपना नेशन तो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 आगे जाएगा ही ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो रिडक्शन इन गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे ये होगा कि जो भी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जब प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही कवर्ड हो जाएंगे, तो जो बर्डन आज तक गवर्नमेंट के ऊपर पड़ रहा था, उनकी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर था, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सिक्योरिटी। मोर फैमिलीज हैविंग इंश्योरेंस कवरेजेस विल इंप्रूव देयर हेल्थ सिक्योरिटी। मैंने बताया था जैसे कि देखो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी जब तबीयत खराब होती है तो अपनी जेब में उतने पैसे ना होने के कारण जिनसे उनका इलाज हो सके वो लोग मारे जाते हैं, है ना। वो अपनी परेशानी से परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास उतना इनफ मनी ही नहीं है और उन्होंने कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराया नहीं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में उतने अफोर्डेबल थे ही नहीं कि वो कभी करवा पाते। तो अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को अफोर्डेबल बना देंगे तो ज्यादा से ज्यादा उसे अवेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठाएंगे और कम से कम पैसे ना होने की वजह से, फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनकी हेल्थ के ऊपर।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ग्रोथ इन बिजनेस फॉर इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी भी बेनिफिट उठाएंगी इस चीज से। जब ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस होंगे, ज्यादा से ज्यादा कवरेजेस होंगे, तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी बेनिफिट होगा इससे। देखो ये जो स्टेप है ना, ये एकदम क्विक एक मान लीजिए आपके कि एक क्विक डेवलपमेंट होगा, एक प्रमोट करेगा हेल्थ इंश्योरेंसेस को, इम्प्रूव करेगा, ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा हेल्थ सर्विसेज के अंदर। और इससे ना गवर्नमेंट वुड नीड टू चेंज इट्स टैक्स पॉलिसी एंड इंश्योर दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है। अब हमने हेल्थ इंश्योरेंस तो देख लिया कि उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे जो लोग हैं, वो लोग भी उस चीज का फायदा उठा सके, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा ले सके और अपनी हेल्थ सिक्योरिटी को इनकरेज कर सके, इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो वो है पीएम जीवन योजना। अब देखो इसे ना ध्यान से समझना। हमारी पीएम जीवन योजना के अंदर दो स्कीम्स है मान लीजिए। एक तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब इन दोनों अलग अलग योजनाओं में ना, ये दो अलग अलग योजनाएं, इनमें एक टाइम में साल में एक बार एक कॉस्ट है जो कि 330 की है वो जाती है, और इनमें से एक में साल में एक बार कॉस्ट है जो कि सिर्फ 12 रुपए की है वो जाती है। ठीक है। अब ये जो बीमा है, ये जो हमारी योजना है, इसमें भी आपके 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होता है, और ये जो दूसरी वाली है इसमें भी 2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन ने ये PMJJBY और PMSBY दोनों इंश्योरेंस करवा रखे हैं तो उन लोगों को 4 लाख रुपए का टोटली बेनिफिट होगा। और किसी भी तरीके का एक्सीडेंट और डेथ, उनके साथ किसी भी तरीके की ऐसी कोई घटना घट जाती है। ठीक है। अब दो अलग अलग जगह में अमाउंट जा रहा है, 330 रुपए और 12 रुपए। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4 लाख का हो रहा है। अगर हम ये देखें कि इसका जो प्रॉफिट है, हम इन दोनों योजनाओं को, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को, इंश्योरेंसेस को अगर हम फिक्स कर दें, एक फिक्स प्रीमियम बना दें और इसका जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करके 10 लाख कर दें, तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा लोगों के लिए। अब वो कैसे? मान लीजिए किसी इंसान के साथ कोई भी दुर्घटना घटती है और उसने ये इंश्योरेंस करवा रखे थे। ठीक है। अब उसे कितने मिलेंगे पैसे? 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए अगर किसी ने एक करवा रखी है। अब किसी पर्सन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्जा था, या उसने अपनी बीमारी से बचने के लिए, अपने इलाज के लिए किसी भी तरीके का कोई कर्जा करा, या फिर उसकी फैमिली ने कर्जा करा, या उसके मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, उस इलाज में किसी भी तरीके की उसकी फैमिली ने उसको बचाने के लिए कर्जा किया, या किसी भी तरीके का उसने पहले कर्जा कर रखा था, तो जो फैमिली है, जब उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं रहा, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ये 2 लाख रुपए आएंगे या फिर 4 लाख रुपए आएंगे, तो फैमिली तो पहले वो कर्जा चुटाएगी या अपने जीवन यापन के लिए आगे का कुछ सोचेगी करने का? वो तो कर्जा चुटाने में 2 लाख रुपए चले जाएंगे ना, या 4 लाख है तो वो उसी में चले जाएंगे। उससे उस फैमिली को आगे क्या ही बेनिफिट होगा और कितना बेनिफिट होगा? अगर हम इसी 330 और 12 रुपए के अमाउंट को, प्रीमियम को फिक्स कर दें, बेशक हम उसका मिनिमम अमाउंट बेशक हम 500 कर दें, क्योंकि देखो साल में एक बार अगर 500 रुपए आपके जा रहे हैं जेब से, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा आपका लॉस हो जाएगा कोई। अगर ये 500 रुपए साल में एक बार जाते हैं और किसी भी तरीके की, भगवान न करे, कोई दुर्घटना आपके साथ होती है और वो आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो सोचिए आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बाद ही कितना बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ ऐसा हो, बट सपोज दैट अगर किसी के साथ, भगवान ना करे, बट अगर ऐसा हो जाता है, तो सोचो कि ये कितना ज्यादा बेनिफिट रहेगा उसकी फैमिली के लिए, उस पर्सन के लिए जिसके साथ कोई दुर्घटना हुई है। अगर उसे 10 लाख रुपए एट दैट पॉइंट मिल जाते हैं, ना उसे अपने जीवन को आगे जीने के लिए, अपनी जो भी लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें उठाने के लिए कहीं और से कर्जा करना पड़ेगा, ना उसे किसी से उधार लेना पड़ेगा, और ना किसी और तरीके की दुर्घटना उस परिवार के साथ घटित होगी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा अगर हम इस चीज पर ध्यान दें। अब देखो हायर सम इंश्योर्ड, जैसे कि मैंने बताया, अगर हम 10 लाख रुपए बढ़ा दें तो फैमिली को और ज्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट होगी, फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे वो लोग, कहीं और से कुछ तरीके का कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा, अपने आप में सिक्योर होंगे, सोशली सिक्योरिटी मिलेगी उन लोगों को, है ना। अब जितने भी लोग, अगर इसका थोड़ा सा अमाउंट हम बढ़ा दें इसे इंश्योरेंस का, तो क्या होगा कि लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, थोड़े से इस स्कीम के थ्रू कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इस इंश्योरेंस के थ्रू कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और कई ज्यादा लोग इसका एडवांटेज उठाने के लिए मोटिवेट होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, या इसको अवेल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें ना, इनकम टैक्स, तो देखो इसमें हम ये जो एडवाइस है, सुझाव हम कह सकते हैं, कुछ चेंजेस है जो हम कर सकते हैं, वो ये है कि इनकम टैक्स
इसकी लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख अगर कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट करेगा। अब इससे प्रॉफिट क्या क्या होगा, देखो ये सिर्फ नॉट ओनली दिस बट हायर सेविंग कैन ऑल्सो लीड टू बेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर इंडिविजुअल अलाउइंग दैम टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो इससे क्या होगा ना, जब इनफैक्ट जो हमारे इनकम टैक्स है अगर उसकी लिमिट हम बढ़ा दें तो जो इंडिविजुअल्स है ना उनको काफी तरीकों से ही सपोर्ट करेगा। वो लोग एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाएंगे, हाउसिंग में इन्वेस्ट कर पाएंगे, काफी सारी प्रॉपर्टीज, किसी भी तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है जिनमें आज की डेट में लोग करना ही नहीं चाहते सिर्फ इस डर से कि अरे हमने ये इन्वेस्ट कर दिया तो हमारा ये वो वगैरह वगैरह वट। अगर हम इस अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दें तो लोग जगह जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, जो कि इनडायरेक्ट वे में हमारे नेशन हमारी कंट्री को ही सपोर्ट कहीं ना कहीं करेगा, रेवेन्यू बढ़ता है, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस मूव कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस व्हेन पीपल फील फाइनेंशियली सिक्योर दे आर मोर लाइकली टू मेक लार्जर परचेज। देखो जब पर्सन ना फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर फील करता है ना तो वो काफी सारी अलग अलग बड़ी बड़ी चीजों में अपना परचेज करना शुरू कर देता है, जैसे कि घर खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। बट अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा तो वो क्या ही कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हायर इनकम टैक्स एग्जम्पशंस पीपल विल हैव मोर सेविंग्स। अब देखो जब लोगों का जो इनकम टैक्स लिमिट है वो बढ़ जाएगी तो लोग अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे। बैंक में डिपॉजिट करने की जो दर घट गई है, घट प्रॉपर लो हो गई है, वो थोड़ी सी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बैंक में पैसा डिपॉजिट होना शुरू होगा। नेक्स्ट देखिए हायर बैंक डिपॉजिट मीन दैट बैंक विल हैव मोर फंड्स। जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे हम लोग तभी तो बैंक के अंदर जो फंड्स हैं वो इकट्ठे होंगे, तभी तो बैंक के अंदर फंड्स इकट्ठे होंगे, मोर अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी काफी सारी, और जो इकोनॉमिक हमारी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ग्रो होना शुरू करेगी फास्टली, तभी तो ये सारी चीजें होंगी। जब लोग बैंक में पैसा ही नहीं डालेंगे, अपनी जेब में चिपकाए चिपकाए छुपाए छुपाए घूमेंगे तो फिर कहाँ से ग्रोथ होगी और कैसे होगी। देखो कंक्लूड अगर हम करके देखें तो जो हमारा इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है ना अगर उसे हम 10 लाख कर दें तो हमारी इकोनॉमी में बहुत जल्दी और एकदम क्विक जो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट इफेक्ट डालेगी हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब देखो लास्ट हमारा जो पॉइंट है ना वो है मिनिमम वेजेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में ना, ये सब बहुत ज्यादा सबको इफेक्ट करने वाला पॉइंट है और बहुत जरूरी भी हमें इसके बारे में अवेयर होना। अब जो हमारा 7th पे कमीशन है उसके थ्रू अगर गवर्नमेंट हमारी जो मिनिमम वेजेस है उन्हें थोड़ा सा इनकम को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो एक किसी भी एम्प्लॉय के लिए उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक अपना रोल निभाएगा। अब इसके रीजन क्या है, देखो अगर हम ऐसा करते हैं तो रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि जो गरीबी दर जो हमारी बढ़ती जा रही है वो थोड़ी सी कम होगी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर हम DA प्लस TA करके एक सही से एक सैलरी सेट कर दें किसी भी एम्प्लॉय के लिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल रहेगा। एक क्वालिटी इन फेयरनेस होगी, मतलब कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो या फिर परमानेंट एम्प्लॉय हो, देखो दोनों को ही ना एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो जरूरत है। तो अगर हम किसी एम्प्लॉय को फाइनेंशियली सिक्योर फील कराएंगे तो वो आपकी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेशक काम क्यों ना करता हो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा उठाएगा। नेक्स्ट है मोरल एंड मोटिवेशन। वो मोटिवेट करता है किसी एम्प्लॉय को। सपोज दैट कोई एम्प्लॉय 12 घंटे काम कर रहा है और आप उसे 8 घंटे लाइक सैलरी भी नहीं दे रहे हैं तो वो कहाँ से मोटिवेट होगा, उसका क्यों मन करेगा अगले दिन दोबारा ऑफिस जाने का या ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां जाने का। एटलीस्ट इतनी तो उसका ध्यान रखना ही चाहिए हमें कि वो मोटिवेट हो सके काम में आने के लिए। और आज के टाइम में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है जो अपने काम या अपनी सैलरी से खुश हो, क्योंकि है ही नहीं उतनी, वो चीजें है ही नहीं। तो गवर्नमेंट को उस चीज पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें चीज सेट करनी चाहिए। नेक्स्ट ऐसे सोशल सिक्योरिटी बढ़ती है, इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बढ़ती है किसी भी एम्प्लॉय के अंदर। वो अपने फैमिलीज के लिए अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर जो अपना एक अच्छा फ्यूचर है उसे बना पाता है, उसे सेट कर पाता है। देखो इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होगी। जब एक एम्प्लॉय को एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही होगी ना तो वो एक प्रोडक्टिविटी करेगा, एक प्रोडक्टिवनेस के साथ काम करेगा। देखो क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंट होता है। आप अच्छी सैलरी दोगे तो आपको क्वालिटी देगा। आप एक बेकार और ऐसे ही बस दे रहे हो सैलरी लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, तो वो सोचो खुद ही कि वो क्या ही आपको काम करके देगा। उसका खुद ही मन नहीं करेगा कि वो आपको एक क्वालिटी भरा काम करके दे। वो खुद आपको बस क्वांटिटी तो बढ़ती दिखेगी आपको बट क्वालिटी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो वो आपसे कनेक्टेड रहेगा। मान लीजिए 6 महीने आपके साथ काम करा, जो भी आपसे गेन करा वो 6 महीने बाद किसी और अच्छी कंपनी में जहाँ से अच्छी सैलरी मिल रही है वो वहां जाके जॉब कर रहा है, यानी कि आपसे गेन करे हुए एक्सपीरियंस को वो कहीं और प्रोवाइड करवा रहा है।
क्यों? क्योंकि आपने उसे सेटिस्फेक्शन ही नहीं दिया। नेक्स्ट है एफिशिएंट क्वालिटी। क्वालिटी बढ़ेगी। अब जब आप सैलरी बढ़ाएंगे तो वो पर्सन अपने अंदर की स्किल्स को भी बढ़ाएगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, काम में क्वालिटी बढ़ेगी, तो आपके अंदर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है उसके अंदर क्वालिटी बढ़ेगी, उसका नाम होगा, वो प्रमोट होगी। नेक्स्ट है लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। देखो, अगर आप किसी भी एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा व्यवहार रख रहे हैं इकोनॉमिकली एंड सोशली दोनों तरीके से, तो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशंस बन जाते हैं एम्प्लॉयज और बॉस के साथ, है ना। लॉयल्टी भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है। वो एम्प्लॉय आपके लिए लॉयल रहता है बिकॉज आप उसके लिए लॉयल रहे हैं। अब मान लीजिए कि सपोज दैट कोई भी एक एम्प्लॉय है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 4 एम्प्लॉय रहते हैं, मतलब 4 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट वो अपनी कंपनी से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड है, ठीक, अच्छा से उन्हें सब कुछ सैलरी मिल रही है, सब कुछ है, वो सेटिस्फाइड है, तो वो 4 के 4 ना क्वालिटी भरा काम करके देंगे। बट वहीं दूसरी कंपनी में अगर 10 एम्प्लॉय काम करता है लेकिन वो 10 में से एक भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो सोचो वो कैसा काम करके देंगे। तो 4 वाली कंपनी ग्रो करेगी या 10 वाली कंपनी ग्रो करेगी? कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो, ये सब पे डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, हमारे वेजेस जो हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस एज पर द 7th पे कमीशन नॉर्म्स विल improve the earning of the contractual employees and boost their morale. This will not only improve the quality of life of employees but also ensure the productivity of the organization. ये सिर्फ एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय की लाइफ को प्रमोट या इम्प्रूव नहीं करेगा, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, ये प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा आपको, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए फायदेमंद होने वाला है, ये उस कंपनी के लिए भी उतना ही फायदेमंद है जितना एक एम्प्लॉय के लिए होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज डू शेयर, डू सब्सक्राइब, डू लाइक, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड कमेंट योर ओन ओपिनियन। देखो, अपने ओपिनियंस को ना इसमें कमेंट करना। अब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, गवर्नमेंट कौन सी बनेगी कौन सी नहीं हम नहीं जानते, कोई सी भी बने, हमें तो अपने काम चाहिए ना, हमें अपने राइट्स चाहिए, हमें अपने लिए जो बेनिफिट्स होने चाहिए थे और जो नहीं मिले अब तक, या मिल रहे हैं बट वो और ज्यादा अच्छे से हमें मिल सकते हैं, हमें पता है, तो हमें वो चाहिए बस। और वो तभी हो सकता है जब उन चीजों से हम अवेयर होंगे। तो हमारा अवेयरनेस हम सब में फैलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। इतना कर दो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पॉलिटिकल, किसी गवर्नमेंट या किसी भी इंसान के कानों में, नजर में बात आए कि हाँ, ये डिमांड है लोगों की, और हम जो भी नियम या जो भी योजना